हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो जिसमें अपन ने ओम्स लॉ किया था तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन को बताए कि करंट के फ्लो में कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, वो उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक वर्ड से मिलकर बना है जिसको कहते हैं रजिस्ट। रजिस्ट मतलब अपोज करना। तो करंट के फ्लो में कितना अपोज है वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट का फ्लो होना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। ठीक है। यहां पर कंडक्टर की जगह आप सब्सटेंस भी लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस is the property of substance due to which resist the flow of electric charge or flow of current through it. ओम्स लॉ में अपन ने किया था कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और उससे R का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, V अपॉन आई। तो उससे भी एक R की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। V और I का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। इसी से अपन को इसकी यूनिट भी निकालनी है। जो आर है उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर, क्योंकि वोल्ट थी पोटेंशियल डिफरेंस की और एम्पियर किसकी थी, करंट की। और इसी वोल्ट अपॉन एम्पियर को अपन ओम भी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन देखते हैं कि ये करंट के फ्लो में एक्चुअल में ऑब्स्ट्रक्शन कर कौन रहा है। तो सपोज करो कि ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में क्या क्या होंगे, एटम होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है कि एटम, आपने 9th में एटम का स्ट्रक्चर किया था, 10th में भी करवाया था। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, एनर्जी लेवल, और जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं रैंडमली। ठीक है। और जब ये मूव करते हैं रैंडमली तो किसके साथ कोलाइड करते रहते हैं, एटम के साथ कोलाइड भी करते रहते हैं। जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल होकर किसकी तरफ मूव करने लगते हैं, पॉजिटिव की तरफ। एक्चुअल में तो ये ड्रिफ्ट करते हैं उस तरफ, और इस फ्लो के बीच में ये क्या करते हैं, एटम से टकराते रहते हैं। और ये जो एटम से कोलाइड होगा, यही कॉलिजन क्या करता है, इनके फ्लो में क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। और यही कॉलिजन, यही ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो एवरी कंडक्टिंग मटेरियल इज मेड ऑफ एटम, सब एटम के बने होते हैं और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव, जनरली ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, और इसी वजह से उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, ठीक है, तब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और इनके इस फ्लो में ये जो एटम है ये क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन देंगे। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल and these electron collide with atom of conductor और it cause obstruction। और ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है, और यही ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपनी डेफिनेशन हो गई, उसका कारण हो गया, सब कुछ हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, यूनिट भी हो गई। नेक्स्ट है अपने डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। बोले तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आपको 4 चीजें करनी है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, कंडक्टर की लेंथ पे, और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो 1 by 1 अपन सारे करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर पे। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो रैंडम मोशन था वो ज्यादा हो जाएगा, और इस रैंडम मोशन ज्यादा होने की वजह से ये एटम के साथ ज्यादा कोलाइड करेंगे, और ज्यादा कोलिजन होगा तो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिंग सब्सटेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। और इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग सब्सटेंस इंक्रीज। ठीक है। अब 2 पॉइंट और है जिसपे ध्यान देना। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे सब्सटेंस है जिनका रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनका रेजिस्टेंस कम होगा और उनमें करंट पास करना और आसान होता जाएगा। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। एक चीज मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं, वो सब्सटेंस जिसमें से करंट पास होती है उसे अपन कहते हैं कंडक्टर, जिसमें से करंट पास नहीं होती उसे कहते हैं इंसुलेटर, और जिसमें लो टेम्परेचर पे तो करंट पास नहीं होती लेकिन हाई टेम्परेचर पे करंट पास होती है उससे अपन कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर पे बेसिकली सेमीकंडक्टर में होगा क्या, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जिसकी वजह से करंट पास करना आसान होगा।
तो अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि वो सब्सटेंस का एग्जांपल बताओ जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, जनरली तो बढ़ता है, कम होता है, वो बताओ, तो क्या लिखेंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ये बेसिकली क्या है? सेमीकंडक्टर। एक एलॉय, कुछ एलॉय जैसे मैग्नीन, और ये मैग्नीन है, ठीक है, IN है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, ये जो है इनमें रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ चेंज तो होता है, लेकिन वो चेंज बहुत कम होता है। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ इनके रेजिस्टेंस का चेंज कम होने का मतलब वो रेजिस्टेंस एक जैसा रहने की टेंडेंसी होती है। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल का सिंपल सा है, अपन जैसा सब्सटेंस लेंगे उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होगा। अलग अलग सब्सटेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग। और यही वजह है कि अपन ने ओम्स लॉ में क्या लिखा था कि फिजिकल स्टेट क्या रखनी है, फिजिकल कंडीशन जो है वो सेम रखनी है। ऐसे नहीं है कि रीडिंग लेते समय एक बार वायर किसी का, दूसरी बार वायर किसी का, क्योंकि ऐसा करने पर जो कांस्टेंट आर है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी और फिर ओम्स लॉ सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात। आपकी बुक में जो सबसे जनरली अपन यूज करते हैं कंडक्टर, उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, एल्यूमिनियम, ऑरम, बोले तो गोल्ड, कॉपर और सिल्वर। इनमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है एल्यूमिनियम का, उसके बाद है गोल्ड का, उसके बाद है कॉपर का, और सबसे कम है सिल्वर का। एक देखो टर्म और होती है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस ये शो करता है कि करंट के फ्लो में कितना ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसका उल्टा करे, 1 रेजिस्टेंस बोले तो रेजिस्टेंस का उल्टा किया तो वो शो करता है कंडक्टेंस को, और कंडक्टेंस ये बताता है कि करंट कितनी आसानी से फ्लो होती है। तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका था? एल्यूमिनियम का था। तो इन चारों में सबसे बुरा कंडक्टर कौन होगा? एल्यूमिनियम होगा। इनमें से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? सिल्वर का। तो सिल्वर इन चारों में सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, और साथ ही में सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर भी होता है। इन चारों की बात नहीं, ओवरऑल भी सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और वो अच्छा कंडक्टर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, 2 और रहेंगे जो अपन आगे करते हैं, ठीक है। तीसरा लेते हैं अपन, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, उसी रेशियो में क्या होगा? कम होगा। तो अगर किसी वायर का टेम्परेचर अपन कांस्टेंट रखे, टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रख रहे हैं? नहीं तो फिर जो इफेक्ट आएगा अपन ऐसे सोचेंगे वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट रखे। क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो आम भाषा में थिकनेस, उस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, इसलिए इन दोनों को चेंज नहीं कर रहे और सिर्फ लेंथ को चेंज कर रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा? जिस रेशियो में अपन लेंथ को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में क्या होगा? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कंपेरेटिवली शॉर्ट वायर के, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो मैं आपको समझा देता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। जैसे सपोज करो ये वायर है, इसको मैं ऐसे कट करूं तो ये जो सरफेस आएगी सर्कल वाली सरफेस, इसका जो एरिया होगा वो कहलाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये बेसिकली क्या शो कर रहा है? थिकनेस कितनी है। जैसे सपोज करो एक वायर को कट करने पर उसका जो ये सर्कल वाला पार्ट है ऐसा है और एक का ये दिख रहा है, तो अब कौन सा इसमें से ज्यादा है? ये। और आपको भी पता है इन दोनों में से फिर थिक वायर भी कौन सा होगा? ये वाला। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली थिकनेस को डिनोट करता है। और ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अगर ए को बढ़ाऊंगा तो आर कम होगा और ए को घटाऊंगा तो आर क्या होगा? बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, पक्का अच्छे से समझ में आया। तो अगर अपन टेम्परेचर और लेंथ को कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस के। इसका मतलब मोटे वायर का जो अपना रेजिस्टेंस होगा वो कम आएगा कंपैरेटिवली पतले वायर के, क्योंकि मोटे वायर का ए क्या होगा? ज्यादा। ए ज्यादा होगा तो आर क्या होगा? कम। देखो आपने उस दिन की वाला डायग्राम देखा था, मैंने वो की बताई थी, प्लग की। उसमें जो की अपन अंदर एंटर कर रहे थे वो बहुत ही थिक थी, उसको एकदम थिन वायर जैसा भी तो बना सकते थे। तो उसको थिक बनाने का कारण यही था कि वो की अपनी तरफ से कुछ रेजिस्टेंस ऑफर ना करे, नहीं तो ऐसा होगा कि उसकी वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। हालांकि कुछ रेजिस्टेंस तो आएगा, लेकिन अपन उसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना चाह रहे हैं।
और यही वजह से वो की जो है वो देखो बहुत थिक है, और थिक होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर अपन ग्राफ खींचे तो देखो आर और ए में ग्राफ खींचे तो ए बढ़ाने पर आर क्या हो रहा है, कम। इसलिए जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं ए बढ़ता जाएगा तो आर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एकदम सिंपल। आर और एल में ग्राफ खींचे तो जैसे जैसे एल बढ़ा रहे हैं आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे एल बढ़ा रहे हैं आर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन आर और 1/a में ग्राफ खींचे, ये 1/a पूरे को मैं एक ही मानूं तो इस पूरे को एक चीज मानूंगा तो ये ऐसे लग रहा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। देखो आर अगर मैं आर को ए से कंपेयर करूं तब तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/a से ही कंपेयर करूं, इस पूरे को एक ही चीज मानूं तब तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। तो आर और 1/a के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन आगे बढ़ते हैं, वो है रेजिस्टिविटी। तो क्या नीड है इस अगले टॉपिक की, तो मैं आपको समझाता हूं। अपन ने यहां पर देखा कि अगर मैं एक आयरन का वायर लूं, लोहे का वायर लूं, या फिर एक सिल्वर का वायर लूं, या कॉपर का वायर लूं, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होगा। वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो जो कॉपर का वायर है वो कितना थिक है, कितना लंबा है, क्योंकि लेंथ चेंज होने पर उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, थिकनेस चेंज होने पर उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो एल और ए पे डिपेंड ना करे, और मैं उस प्रॉपर्टी को ऐसे कह सकूं कि ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए फिक्स होती है। मतलब अगर कॉपर का मैं वो प्रॉपर्टी निकालूं तो एक ही वैल्यू आएगी, फिर अपन वायर पतला बनाए, मोटा बनाए, लंबा बनाए, शॉर्ट बनाए, कैसा भी बनाए। ठीक है, तो मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी निकालनी है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, और इन एल ए वगैरह इन पे डिपेंड ना करे। तो इसके लिए मैं एक नई प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो कि बेसिकली क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। तो देखते हैं ये कहां से आई। तो अपन ने ये जो दो पॉइंट यूज किए थे इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। आर प्रोपोर्शनल था एल के और आर प्रोपोर्शनल था 1/a के, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। तो आर प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, L/a। एल ऊपर है, एल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/a से, तो क्या हो जाएगा L/1 L/a। ठीक है, और जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर कांस्टेंट क्या आएगा, के सिर्फ और सिर्फ आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है। बाकी आप राजस्थान बोर्ड की 12th की बुक देखें या एनसीईआरटी की बुक देखें या कोई भी और बुक देखें तो यहां पर कांस्टेंट आता है, ऐसा साइन आता है जिसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। तो आप नॉलेज में रखें ये। ठीक है, अब चाहे अपन के से डिनोट करें चाहे रो से डिनोट करें, ये कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर मैं यहां इस फॉर्मूले में अगर मैं L की जगह 1 मीटर लूं, कितना लूं, 1 मीटर, और A की जगह 1 मीटर स्क्वायर लूं, दोनों कितने रख दिए, 1 रख दिए, तो ऐसे केस में यहां 1 रख दूंगा, या 1/1 कितना हो जाएगा, 1, तो पीछे क्या बचेगा, R=K। R और K क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अगर मुझे K रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा कि रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब, जब वायर की लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या डेफिनेशन होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एक ऐसे वायर का जिसकी लेंथ कितनी है, यूनिट बोले तो 1 है, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है, 1 है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। क्योंकि ये रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक केस के रेजिस्टेंस के बराबर है, इसीलिए इस रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक केस का रेजिस्टेंस है, और वो स्पेसिफिक केस क्या है कि जो वायर ले रखा है उस वायर की लेंथ 1 मीटर लेनी है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लेना है, 1 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन को के का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो R इक्वल टू क्या है, K L/A। के निकालना है, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो, ए नीचे ऊपर जाएगा तो R मल्टीप्लाई ए हो गया, और L का आ जाएगा नीचे, तो K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, RA/L। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, यूनिट देखते हैं। तो R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। A क्या है, एरिया, एरिया आप सब जानते हैं क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगी, ओम इंटू मीटर। क्या आ जाएगी, ओम इंटू मीटर। ये किसकी यूनिट हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन ये, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये। जब भी रेजिस्टिविटी आए तो ये आपको पूरा लिखना है, चाहे वो भली डेफिनेशन भी पूछे तो भी मैं चाहता हूं आप पूरा लिखें, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला।
एक और चीज, रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, कि कंडक्टर किस सब्सटेंस का बना हुआ है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। और यही अपन चाहते थे कि एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए क्या हो, फिक्स हो। आगे की टेबल में आपको अलग अलग सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, आप सिर्फ चेक कर लें, उन्हें लर्न करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन लेते हैं। दे रखा है कि एक एल्यूमिनियम वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, तो एल लिख दिया अपन ने 2 मीटर, और कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर ए दे रखा है, और रेजिस्टेंस भी दे रखा है 0.03। कह रहा है रेजिस्टिविटी फाइंड करो। तो के फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, आर ए अपॉन एल। आर की जगह लिख दिया 0.03, ए की जगह ए की वैल्यू, एल की जगह एल की वैल्यू। ये 0.03 को है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻²। क्यों लगाया, एक और दो डिजिट इधर करेंगे, देखो यहां पर देखो, जैसे 0.03 है, इसको हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो। 2 जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 को क्या लिख सकता हूं, 10⁻²। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻², तो 3 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। अब 1.8 इंटू 3 कितना होगा, 5.4, ठीक है, और 10⁻⁻6 और -2 बेस सिमिलर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये हो जाएगा -8, 2 से डिवाइड कर देंगे, 5.4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2.7 इंटू 10⁻8, और के की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वायर है ए और बी, और एक ही मटेरियल के बने हुए, उनकी लेंथ का जो रेशियो है वो 1:2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेशियो है वो 2:3 है। कह रहा है वायर ए का रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम, और वायर बी का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो ए का जो लेंथ है वो कितना है, एल ए, बी का जो ए का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए, उसके नीचे स्मॉल ए लिख दिया, मतलब रेजिस्टेंस आर ए, बी के लिए लेंथ एल बी, क्रॉस सेक्शन एरिया ए बी, और रेजिस्टेंस आर बी। लेकिन रेजिस्टिविटी को के से ही लिखेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी को के से ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, और वो कह रहा है कि सेम मटेरियल है तो दोनों के लिए के सेम होगा। अब अपन के क्योंकि रेशियो दे रखे हैं तो अपन दोनों का रेशियो निकालते हैं, आर ए अपॉन आर बी लिखा। आर ए का फॉर्मूला क्या होता है, के एल अपॉन ए, एल और ए के नीचे ए सब्सक्रिप्ट लगा दी कि भाई ये ए की लेंथ है और ए का क्रॉस सेक्शन एरिया। आर बी का भी फॉर्मूला क्या होगा, के एल अपॉन ए, एल और ए के नीचे बी भी लिख दिया, ठीक है, के से के कट हो गया, यहां क्या बचेगा, एल ए अपॉन ए, एल ए अपॉन ए, और ये जो था इसको फ्लिप करके लिख दिया ए बी अपॉन एल बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है दोनों वायर का रेशियो, बोले तो लेंथ का रेशियो, तो एल ए और एल बी का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 1:2, तो उसको 1/2 लिख सकते हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया ए और ए बी वो कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपन को रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 12 ओम दे रखा है, वो भी किसका दे रखा है, ए वायर का। तो अब देखो अपन आगे कैसे करेंगे, तो देखो आर ए अपॉन आर बी, ये आर ए अपॉन आर बी, ये एल ए और एल बी, एल ए अपॉन एल बी, और या ए बी अपॉन ए, ठीक है। देखो किस किस की वैल्यू दे रखी है, आर ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12, ये अपन ने लिख दी 12। आर बी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, एल ए अपॉन एल बी, एल ए अपॉन एल बी कितना है, 1/2, ये अपन ने लिख दिया 1/2, और ए अपॉन ए बी दे रखा था 2/3, जबकि मेरे पास यहाँ ए बी अपॉन ए है, तो ए अपॉन ए बी की वैल्यू 2/3 है, तो ए बी अपॉन ए की क्या होगी, फ्लिप कर देंगे, 3/2 हो जाएगी, ये लिख दी 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को क्या निकालना है, इसको सॉल्व कर देंगे, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। मुझे क्या निकालना है, आर बी निकालना है, तो आर बी को इस तरफ लेके जाऊंगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो 12 इंटू 4/3, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से ये कट हो जाएगा, कितने टाइम्स कट हो जाएगा, 4 टाइम, कितने टाइम कट हो जाएगा, 4 टाइम, और क्या बच जाएगा, 4 इंटू 4 16 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है अपने सुपर कंडक्टर।
तो देखो ये टॉपिक कहां से आया, तो अपन ने रेजिस्टेंस की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी देखी थी और क्या देखा था कि एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उल्टा भी सही होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और घटता घटता एक सर्टेन लो टेम्परेचर पे, चाहे वो टेम्परेचर कितना भी कम क्यों ना हो, पर एक टेम्परेचर ऐसा जरूर आएगा जिस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस घटते 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 कितना हो जाए, जीरो हो जाए। और जिस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था जो कंडक्टेंस थी वो रेजिस्टेंस की क्या थी, रेसिप्रोकल। तो अगर रेजिस्टेंस की जगह जीरो रख दूंगा तो 1/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। उसका मतलब उस जगह उसकी कंडक्टेंस कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट। बोले तो वो बिना किसी रोक टोक के करंट या चार्ज को क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कंडक्टर क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर एक कंडीशन है, मतलब एक सर्टेन लो टेम्परेचर पे सर्टेन सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, उस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह। ठीक है, लेकिन हालांकि यहां प्रॉब्लम यह है कि वो सर्टेन लो टेम्परेचर इतना लो है कि वो अपन प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मरकरी का जो रेजिस्टेंस जीरो होता है वो 4.2 केल्विन पे होता है, और 4.2 केल्विन को अगर मैं सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करता हूं तो वो आता है -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -268 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, आइस फॉर्म होती है, और ये -268 की बात कर रहे हैं। इतना कम टेम्परेचर लाने पर मरकरी का रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। और इस टेम्परेचर पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सुपर कंडक्टर किसी भी सब्सटेंस की एक कंडीशन है, और उस कंडीशन पे उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो। और वो रेजिस्टेंस जीरो कैसे होगा, अपन टेम्परेचर कम करके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस घटेगा भी। और एक सर्टेन लो टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस घटते घटते कितना हो जाएगा, जीरो। उस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस क्या करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। जैसे मरकरी जो होता है वो 4.2 केल्विन -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसकी तरह बिहेव कर सकता है, सुपर कंडक्टर की तरह। ठीक है, इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। अगले पार्ट में अपन रजिस्टर के कॉम्बिनेशन देखेंगे सीरीज और पैरेलल में, और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। आपकी बुक में उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते भी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस टॉपिक पे अच्छे से हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।